चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मजा में है। पढ़ लिख रहे हैं ना मन से? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। तो आपको जो है दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। क्या चल रहा है? दक्षिण भारत का। इसमें क्या क्या पढ़ा है? इसमें संगम वंश पढ़ा दिए हैं, संगम के बाद चोल वंश पढ़ा दिए हैं, नवी से 12वीं सदी का चोल वंश, और उसके बाद जो आगे हम लोगों को पढ़ना है पल्लव वंश। क्या पढ़ना है? पल्लव वंश पढ़ना है। तो आज के सेशन में जो हम लोगों का टॉपिक है वह क्या हुआ जी? क्या? तो ईटीवी को क्या हुआ? लाइट कट गया है जी। जनरेटर तो है ना जी। चलिए, हाँ, क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है ना? वो ऑनलाइन वाले लोग को पूछ रहे हैं। जिसका नहीं चल रहा है एक बार बैक चले जाइए और बैक जाकर के जो है फिर से ज्वाइन कर लीजिए, चलने लगेगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए, आपको जो है दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, और देखिए जिस प्रकार से गुप्त काल में हमने आपको बताया है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है ना तो गुप्तकालीन साहित्य है, जो हम आपको बोले थे लिख करके देंगे लेकिन हम दिए नहीं है। तो फुर्सत ही नहीं मिलता है कि हम लिख सके, लेकिन जो है आपको दे देंगे, जल्दी दे देंगे। उसी प्रकार से जो है हल्ला मत कीजिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांति बनाइए। आपको जो है उसी प्रकार से जो है दक्षिण भारतीय इतिहास, अगर दक्षिण भारतीय इतिहास की हम लोग बात करें तो दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारतीय राजाओं के द्वारा जो अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, दक्षिण भारतीय राजाओं के द्वारा जो अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, यानी दक्षिण भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। मंदिर सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में, मंदिर सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो आप जो है अभी बहुत ज्यादा मंदिर से अवगत नहीं हुए होंगे, लेकिन 2 4 5 मंदिर से आप निश्चित तौर पर अवगत हो गए होंगे।
जैसे कि आप नटराज, शिव मंदिर से अवगत हुए होंगे। इसके बाद आप तंजौर के बृहदेश्वर शिव मंदिर से अवगत हुए होंगे, हाँ या ना? ये सब मंदिर से आप अवगत हुए हैं। तो और भी कई सारे मंदिरों से हम आपको अवगत करवाएंगे। और दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने आपको संगम वंश के विषय में बताया, संगम वंश के बाद चोल वंश के विषय में बताया, और चोल वंश के बाद अब जिस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है वह टॉपिक है पल्लव वंश। कौन सा टॉपिक है? पल्लव वंश। अब जो है कंसंट्रेट होकर के चीजों को सुनिएगा। पल्लव, पल्लव का अर्थ संस्कृत भाषा में, संस्कृत में इसका अर्थ होता है कोमल लता या पत्ता, कोमल लता या पत्ता। वहीं तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है डाकू। तमिल भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? डाकू, डाकू। तो पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कोमल लता या पत्ता, और पल्लव का तमिल भाषा में अर्थ डाकू होता है। और पल्लवों का जो शासन रहा है, पिछला क्लास में भी हम आपको बताए थे। कायदे से पहले हमको पल्लव को बताना चाहिए था, बाद में हमको चोल को बताना चाहिए था, 9वीं से 12वीं सदी के चोल को बाद में बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी पहले हम आपको पल्लव को बता दिए, बाद में जो है पहले चोल को बता दिए, बाद में पल्लव बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कान ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, पकड़ना तो काने है, समझ गए? पढ़ना है पूरा सिलेबस, कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसे तो सिलसिलेवार ढंग से ही चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी काल आगे पीछे हो जाता है, तो खैर उसके लिए जो है टेंशन नहीं लेना है। पल्लवों का जो शासन है, पल्लवों का शासन 575 ईस्वी से 897 ईस्वी, 575 ईस्वी से जो है 897 ईस्वी तक जो है आपको पल्लवों का शासन रहा है। जिस प्रकार से आप हर राजवंश का संस्थापक देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में राजवंश का संस्थापक हो गया, राजधानी हो गया, उस वंश के सबसे महान शासक हो गए और अंतिम शासक हो गए। ये चार बात तो अब हर किसी के होंठ पे रहता है, क्योंकि ये चार बात पहले के परीक्षा में पूछा जाता था, लेकिन अब ये चार बात से इतर और भी बहुत कुछ पूछा जाता है, समझ गए? तो जिस प्रकार से हर राजवंश का कोई ना कोई संस्थापक रहा है, उसी प्रकार से पल्लव वंश का भी कोई ना कोई संस्थापक निश्चित तौर पर रहा होगा, और आप सभी लोग अवगत भी होंगे। जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश की स्थापना, पल्लव वंश की स्थापना जो है आपको सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना। विद्यार्थी सब ये सब थोड़े सोचता है, देखते हैं मूड चेंज हो जाता है उसका। हाय, लाइव हो गया? कहाँ कमेंट, कहाँ आया कमेंट? देखिए ना, अभी का जो कमेंट होगा ना, एकदम मजेदार कमेंट सब होगा। कमेंट दीजिए ना, देखते हैं एक आध गो, माथा को शांत कर लेते हैं कमेंट पढ़ के। रुकिए, रहने दीजिए ना जी।
अभी उतना जरल जरल नहीं आ रहा है, थोड़ा जरल कमेंट आएगा तब ना, सहनीय है अभी सब। चलिए, नहीं ठीक है ठाक कमेंट कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि एडमिन भाई सो गया है हाथ पे माथा रख के। चलिए देखिए हुआ क्या, ऑनलाइन वाले लोग स्पेशली बता देते हैं, ऑफलाइन वाले लोग हुआ कि आए क्लास शुरू किए, क्लास लाइव हुआ, बगल में जो ट्रांसफार्मर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो उसमें हुआ कि इंटरनेट भी चला गया, सब चीज चला गया, फिर से प्रारंभ करवाए, फिर से सब चीज चला गया। तो अब आशा है कि अब नहीं जाएगा, तो अब आइए फिर से हम लोग कंटिन्यू होते हैं। आ जाइए अब, ठीक है, आ जाइए अब। देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है पल्लव वंश। क्या है टॉपिक? पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो शासन है, पल्लव वंश का शासन 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक रहा है। पल्लव वंश का शासन कब से कब तक रहा है? 575 ईस्वी से 897 ईस्वी। पल्लव वंश का जो शासन है, अगर आप पल्लव वंश के शासन को देखेंगे तो पल्लवों का शासन तमिलनाडु के क्षेत्र में रहा है। कहां पर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखिए आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, दक्षिण भारत के इतिहास को हम दो भाग में बांटे थे, एक आपको दक्कन का क्षेत्र और एक आपको तमिलकम प्रदेश। अभी तक जो संगम वंश पढ़ाए हैं, जिसमें चेर चोल पांड्य के विषय में बताए हैं, फिर चोल के विषय में बताए हैं, इन सभी का शासन केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ही था, मतलब तमिलकम प्रदेश में ही था। और पल्लवों का शासन भी तमिलनाडु के क्षेत्र में है, मतलब तमिलकम प्रदेश में ही है। यानी कुल मिलाकर के हम यहां पर यह बात भी कह सकते हैं कि अभी हम लोग तमिलकम प्रदेश के इतिहास के विषय में जान रहे हैं। तमिलकम प्रदेश के इतिहास के विषय में जान रहे हैं, मतलब तमिलकम प्रदेश के क्षेत्र में जिन राजवंश के शासकों ने शासन किया है, उन्हीं राजवंशों के विषय में जो है अभी हम लोग जान रहे हैं। तो पल्लवों का शासन भी जो है आपको कहां रहा है? तमिलनाडु के क्षेत्र में, यानी तमिलकम प्रदेश में रहा है। पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कोमल लता या पत्ता होता है, तो वही पल्लव का तमिल भाषा में अर्थ डाकू होता है। हर राजवंश की भांति इस राजवंश की भी स्थापना हुई, और इस राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया, और सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु अपनी राजधानी तमिलनाडु के कांची को बनाया। सिंह विष्णु जो है अपनी राजधानी किसे बनाया? तमिलनाडु के कांची। तो सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कांची को बनाया, और कांची को अपनी राजधानी बनाकर सिंह विष्णु शासन प्रशासन करना शुरू किया। सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था, भगवान विष्णु की उपासना किया करता था। और ये विद्वान थे, और इनके दरबार में भी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहते थे, जिनका नाम भारवी है। भारवी, जिन्होंने किराता जुर्नियम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो जो किराता जुर्नियम नामक ग्रंथ है, जिसकी रचना भारवी ने किया है, वह आपको सिंह विष्णु के दरबार में ही रहता था। सिंह विष्णु के दरबार में ही रहता था। और जिस प्रकार से प्राचीन काल में हर राजवंश के अंतर्गत वंशानुगत और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो है पल्लव राजवंश के अंतर्गत भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का ही प्रचलन देखने को मिलता है। पल्लव वंश के अंतर्गत भी जब सिंह विष्णु का निधन हुआ, तो सिंह विष्णु के निधन होने के बाद सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना, और सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम बना। महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सिंह विष्णु के बाद सिंह विष्णु का
उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है आपको महेंद्र वर्मन प्रथम बना। महेंद्र वर्मन प्रथम। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इनका शासनकाल 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी, 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी जो है आपको महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल माना जाता है। देखिए, जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, यह आपको साम्राज्यवादी था। यह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, यह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और यहां पर हम आपको एक बात बताते चले कि जब तमिलकम प्रदेश में पल्लवों का शासन था, जब तमिलकम प्रदेश में पल्लवों का शासन था, तो वहीं जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का इलाका है, मतलब जो दक्कन का क्षेत्र है, यानी जो दक्कन का क्षेत्र है, ये दक्कन के क्षेत्र में चालुक्यों का शासन था। दक्कन के क्षेत्र में किसका शासन था? चालुक्यों का शासन था। चालुक्यों का शासन था। और दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही हम लोगों को चालुक्य वंश के विषय में भी पढ़ने हैं, चालुक्यों के विषय में भी पढ़ने हैं। आगे चल करके हम लोग चालुक्यों को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे। तो पल्लवों के समकालीन ही दक्कन के क्षेत्र में चालुक्यों का शासन था। चालुक्य शासक दक्षिण की ओर जाना चाहता था और पल्लव शासक उत्तर की ओर जाना चाहता था। पल्लव शासक उत्तर की ओर जाना चाहता था, जिस वजह से पल्लव वंश और चालुक्य वंश के शासकों के बीच युद्ध हुए हैं। पल्लव शासक और चालुक्य शासक के बीच युद्ध हुए हैं। कभी पल्लवों की जीत हुई है तो कभी चालुक्यों की जीत हुई है। तो आगे आप देखेंगे कब पल्लवों की जीत हुई है और कब चालुक्यों की जीत हुई है। आगे इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर हम आपको बता दिए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और जब आप चालुक्यों के विषय में पढ़ेंगे तो चालुक्यों की मूलतः 3 शाखा थी। चालुक्य राजवंश का जो है मूलतः 3 शाखा था। वेंगी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। वेंगी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। और चालुक्यों की इन 3 शाखाओं में चालुक्यों का जो सबसे शक्तिशाली शाखा था वह बादामी या वातापी का चालुक्य, वह बादामी या वातापी का चालुक्य। और जैसे हर वंश में कोई ना कोई महान शासक होता है, उसी प्रकार से चालुक्यों की सभी शाखाओं में सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। तो यहां पर जिस चालुक्य शासक की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, उस चालुक्य शासक का नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा आगे हम करेंगे, समझ गए। लेकिन उससे पहले आइए, महेंद्र वर्मन प्रथम विद्वान व्यक्ति था, विद्वानों का संरक्षक था। इनके पिता भी विद्वान थे तो ये भी विद्वान था। इनके पिता भी विद्वानों को संरक्षण देते थे, ये भी विद्वानों को संरक्षण देते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है आपको मत विलास प्रहसन मत विलास प्रहसन नामक साहित्य की रचना की थी। मत विलास प्रहसन नामक साहित्य की रचना की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम संगीत की शिक्षा रुद्राचार्य से लिया था। संगीत की शिक्षा रुद्राचार्य से लिया था। और अगली बात यह है कि यह शुरुआती दौर में जो है जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म को मानता था। ये जो है शुरुआती दौर में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जाकर ये एक शैव संत के प्रभाव में आए, यानी शैव आचार्य के प्रभाव में आए। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आए जो
सेव धर्म का प्रचार प्रसार करता था। जो सेव धर्म का प्रचार प्रसार करता था उसका नाम था अप्पार। अप्पार अप्पार नामक सेव संत के प्रभाव में आए, और अप्पार नामक सेव संत के प्रभाव में आने के बाद जो है इन्होंने जैन धर्म को छोड़ करके सेव धर्म को अपना लिया। जैन धर्म को छोड़ करके जो है सेव धर्म को अपना लिया। जैन धर्म को छोड़कर सेव धर्म को अपना लिया। इसके बाद ये तो इनका अपना व्यक्तिगत जीवन हुआ, किस धर्म को मान रहा था, कौन से ग्रंथ की रचना किया। लेकिन राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना, ये राजा का काम होता है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। महेंद्र वर्मन प्रथम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। महेंद्र वर्मन प्रथम अपने साम्राज्य का विस्तार, महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक हुए, अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर करना चाहता था। महेंद्र वर्मन प्रथम जब उत्तर की ओर बढ़ा, महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम जब उत्तर की ओर बढ़ा तो उनका सामना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ 630 ईस्वी में पुल्लूर नामक स्थान पर हुआ। 630 ईस्वी में पुल्लूर नामक स्थान पर महेंद्र वर्मन प्रथम का संघर्ष चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पुल्लूर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुल्लूर का युद्ध। पुल्लूर का युद्ध। तो जो पुल्लूर का युद्ध है, यह युद्ध चालुक्य राजवंश और पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश और पल्लव राजवंश के बीच हुआ है। और इसमें चालुक्यों की तरफ से भाग पुलकेशिन द्वितीय ने लिया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने लिया था। और पल्लवों के तरफ से जो है भाग इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिया था। इस युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजय का मुंह देखना पड़ा और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध को तो जीता ही, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या भी कर दी। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या भी कर दी। इस प्रकार महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल खत्म हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल खत्म हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम बना। कौन बना? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम बना। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी, 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी, ये जो है आपको नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल है। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह निश्चय किया, जैसे अभी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ निश्चय निश्चित तौर पर किए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना तो निश्चय किए ही होंगे, इतना तो भगवान दिमाग दिए ही हैं, समझ गए। तो कुछ ना कुछ आपका लक्ष्य जरूर, निश्चय मतलब आपका लक्ष्य, निश्चय मतलब लक्ष्य, एम, पर्पस, जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, समझ गए। हाँ, गोल भी कह सकते हैं, सब चीज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या जो पुलकेशिन द्वितीय ने किया, उसको लेकर के नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह निश्चय किया कि पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता का अंत करना है। इनके जीवन का लक्ष्य था पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता का अंत करना है। अब सोचने के लिए हम सोच लिए कि हम आईएएस बन गए, तो बन गए ना, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करना होगा, तब जाकर के बनेंगे। तो ये सोच लिए पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता का अंत करना है। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता का अंत करने को लेकर
अपनी सैन्य व्यवस्था को काफी अच्छा बनाया। और फिर नरसिंह वर्मन प्रथम को जब लगा कि अब जो है सैन्य रूप में और हर रूप में हम अच्छी स्थिति में है, अब हमें आक्रमण करना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय पर, तब जाकर के नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय के राज पर अर्थात चालुक्य पर आक्रमण किया। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय के राज पर आक्रमण कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। और पराजित ही नहीं किया बल्कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद जब पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो गया तो ये अपने राजधानी की तरफ भागा। और पुलकेशिन द्वितीय का राजधानी हुआ करता था वातापी या बादामी, कर्नाटक में है। वातापी या बादामी पुलकेशिन द्वितीय का राजधानी हुआ करता था। यह पराजित होने के बाद अपनी राजधानी की ओर भागा। इसका पीछा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका पीछा करते हुए इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद इसके पीठ पर लिखा, समझ गए, इसके पीठ पर लिखा कि इसके पीठ पर वातापी कोंड लिखा। वातापी कोंड का मतलब होता है वातापी का विजेता। यानी लिख करके वह यह दिखाना चाहता था कि हमने इसकी हत्या कर दी है और हम वातापी के विजेता है। मतलब वातापी के शासक को पराजित कर दिए हैं तो मतलब वातापी के विजेता हम हुए। तो इस प्रकार नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। पुलकेशिन द्वितीय जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम को मारा था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने उस पुलकेशिन द्वितीय को मार गिराया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय 3 गो फैक्ट है, 3 गो, गौर से सुनिएगा। हर्षवर्धन के पास भी बताए थे। पुलकेशिन द्वितीय सच में बड़ी योग्य शासक था। अरे चालुक्य वंश में कोई शासक हुआ कहां है पुलकेशिन द्वितीय के अलावा? पुलकेशिन द्वितीय के अलावा चालुक्य वंश में कोई शासक नहीं हो, सब नालायक निकम्मा शासक हुआ है। सिर्फ चालुक्य वंश में सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय ही तो है। तो गौर से सुनिएगा, पहला फैक्ट ध्यान से, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। और तीसरा फैक्ट ये है कि पुलकेशिन द्वितीय पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से पराजित हुआ। तो आपसे पूछा जाता है पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय किस शासक से पराजित हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किया, महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया और नरसिंह वर्मन प्रथम से पराजित हुआ। कंफ्यूजन में नहीं ना रहिए, स्पष्ट हो गया। और हमको पता है हम ही आपको 1 महीना के बाद यहां से क्वेश्चन देंगे, तो आप गलती करके आइएगा एकदम 100%। क्योंकि बात ऐसा है कि आप लोग रिवीजन करते ही नहीं। जो तरीका होता है पढ़ाई का, वो तरीका आप अपनाते ही नहीं है। बस आओ सनम जाओ सनम हो गया, बस क्लास आ रहे हैं जा रहे हैं, घर पे मेहनत करने का कोई नामे नहीं है। ज्यादा हुआ तो कहीं पर 4 गो के साथ बैठ करके गप लड़ाएंगे, उससे ज्यादा हुआ तो 4 गो के साथ बैठ करके चिकन पार्टी करेंगे और जो मन होता है वो करेंगे। समझ गए? चलिए आइए अब नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम बदला ले लिया अपना, और हमने आपको बताया इसके पास एक मजबूत सेना था और इसके पास भी नौसेना था। इसके पास भी नौसेना था, लेकिन जितनी मजबूत और सशक्त नौसेना चोलों के पास था
उतना सशक्त नौसेना इसके पास नहीं था, लेकिन इसके पास नौसेना था। इनके समकालीन श्रीलंका, सिंघल, श्रीलंका को सिंघल भी कहा जाता है। श्रीलंका क्या क्या कहा जाता है? सिंघल, सिंघल, समझ गए, सिंघल कहा जाता है। श्रीलंका के राजा थे मान वर्मा। मान वर्मा, मान वर्मा ने इनसे सैन्य सहायता की मांग की और इन्होंने श्रीलंका के राजा मान वर्मा को सैन्य सहायता प्रदान करने को लेकर अपनी नौसैनिकों की एक टुकड़ी सिंघल अर्थात श्रीलंका भेजने का इन्होंने काम किया। इसके अलावे जो नरसिंहवर्मन प्रथम है, नरसिंहवर्मन प्रथम जब पल्लव वंश के शासक थे तो उसी समय कांची की यात्रा पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग का नाम सुने? वेनसोंग का नाम सुने? वेनसोंग, वेनसोंग कांची की यात्रा पर आया था। वेनसोंग जो है वेनसोंग कहां का रहने वाला था? हाय, किसके समय भारत है? हर्षवर्धन के समय में। अच्छा, चीन से भारत के लिए यात्रा पर निकला कब था? 629। पहुंचा कब? 600। रुका कब तक? 644। और यहां से वापस चीन कब? 600। कौन विश्वविद्यालय में अध्यापन? नालंदा ना। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन? आचार्य चीनी लेखकों ने भारत के लिए किस नाम का प्रयोग? इन्तु शब्द का प्रयोग किया, याद है ना इस? वेनसोंग पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा पर आया था। वेनसोंग 630 से लेकर 644 तक भारत में रहे हैं, तो वेनसोंग इसी अवधि के दौरान कांची की यात्रा पर आए होंगे, हां या ना? हां ना? हां। तो वेनसोंग जो है कांची की यात्रा पर आया था। कांची क्या था? पल्लवों का राजधानी, पल्लवों का राजधानी। अब यहां पर एक चीज सुनिएगा भाई जी लोग, वेनसोंग के विषय में हम आपको पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। वेनसोंग एक ऐसे चीनी यात्री है जो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कांची तक की यात्रा किया, लगभग पूरे भारत की यात्रा किया था। लगभग पूरे भारत की यात्रा जो है आपको वेनसोंग ने किया था। तो वेनसोंग जब कांची की यात्रा पर आया था तो उस समय यहां के शासक हुआ करते थे नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। यहां पर एक चीज की चर्चा हम कर देते हैं, ठीक है, एक चीज की चर्चा कर देते हैं। जब हर्षवर्धन सबका जिक्र आया है ना, तो जो है संवत के विषय में बताए हैं, कुछ बात बताए, पूरा संवत बताए, कुछ बताए होंगे। अच्छा ठीक है, आगे बता देंगे, आगे बता देंगे, ठीक है, आगे बता देंगे। आइए, नरसिंहवर्मन प्रथम के समय वेनसोंग कांची की यात्रा पर आया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने एक विशेष प्रकार के मंदिर, नरसिंहवर्मन प्रथम ने एक विशेष प्रकार के मंदिर और मूर्ति का निर्माण करवाना शुरू करवाया था। इन्होंने मंदिर और मूर्ति निर्माण को लेकर इस व्यवस्था का इजाद किया कि अगर कोई मूर्ति बनेगा ना तो सिर्फ एक पत्थर के प्रयोग से ही मूर्ति बनेगा। सिर्फ एक पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाया जाएगा। या अगर मंदिर बनाना है तो सिर्फ एक पत्थर को ही तराश करके मंदिर भी बनाया जाएगा। मतलब बड़ा सा पत्थर है, कोई बहुत बड़ा पत्थर है एक, उस पर छैनी हथौड़ी का उपयोग करके उसको मंदिर का आकृति दे दिया जाएगा। और उसमें जो है दूसरा कोई पत्थर को ज्वाइंट नहीं किया जाएगा, दूसरा किसी पत्थर को ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। मात्र एक पत्थर पर छैनी हथौड़ी के प्रयोग से उसको पूरे के पूरे मंदिर का रूप दे दिया जाता था इनके समय। मतलब आप समझिए कितने
अच्छे अच्छे कलाकार उस समय के रहे होंगे कि एक पत्थर को तराश करके मंदिर बना देता था, मूर्ति बना देता था। तो जो एक पत्थर को तराश करके पूरे मंदिर का रूप दे दिया करता था, उसे एकाश्म रथ मंदिर कहा जाता है। एकाश्म रथ मंदिर कहा जाता है। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इन्हीं के समय एकाश्म रथ मंदिर, एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और कहा जाता है कि कुछ किताब लिखता है एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या 7 है, और कुछ किताब लिखता है एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या जो है 8 है। 8 कुछ किताब 7 लिखता है, और कुछ किताब जो है आपको क्या लिखता है, 8 लिखता है। एकाश्म रथ मंदिर में जो 5 भाई पांडव है, उनके नाम पर रथ मंदिर का नाम है। आपको फिर 5 भाई पांडव की पत्नी द्रौपदी है, द्रौपदी रथ मंदिर हो गया, भीम रथ मंदिर हो गया, नकुल रथ मंदिर हो गया, सहदेव रथ मंदिर हो गया, अर्जुन रथ मंदिर हो गया, धर्मराज रथ मंदिर हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को ही धर्मराज भी कहा जाता है, समझ गए। तो धर्मराज रथ मंदिर हो गया। इन सभी रथ मंदिरों में जो सबसे बड़ा रथ मंदिर है, इन सभी रथ मंदिरों में जो सबसे बड़ा रथ मंदिर है वह धर्मराज रथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर। और जो सबसे छोटा रथ मंदिर है वह आपको द्रौपदी रथ मंदिर, वह आपको कौन, द्रौपदी रथ मंदिर। तो एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से कुषाण शासकों की मूर्ति बनाकर और चोल शासकों की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित किया जाता था, उसी प्रकार से ये जो पल्लव शासक है, पल्लव शासकों की भी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित की जाती थी। पल्लव शासकों की भी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित की जाती थी। यानी कुल मिलाकर के अभी तक 3 राजवंश, कुषाण, पल्लव, चोल, कुषाण, पल्लव, चोल, ये तीनों राजवंश के शासकों की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित किया जाता था, मंदिर में स्थापित किया जाता था। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद इस वंश में कहने के लिए तो और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन इस वंश में एक अगले शासक हुए जिनका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि इस वंश के सबसे महान शासक हुए, जो कि इस वंश के सबसे महान शासक हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल है 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी, 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल है। देखिए, इस राजवंश के लगभग सभी शासकों ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, और ये तो सबसे महान था, सबसे महान है। तो इन्होंने भी विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया है। आप डांडी नामक विद्वान का नाम सुने होंगे, डांडी, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। डांडी, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। डांडी इन्हीं के दरबार में रहता था, डांडी इन्हीं के दरबार में रहता था जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावे इनको महान क्यों माना जाता है? जैसे देखिए, कुछ चीज समझिएगा आप इतिहास में। आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को महान क्यों माना जाता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, कनिष्क को महान क्यों माना जाता है? और तीसरा प्रश्न यह है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय को महान क्यों माना जाता? और तीनों का आंसर जानते हैं, कॉमन है। तीनों का आंसर कॉमन है, और तीनों का आंसर कॉमन है। और आंसर यह है कि तीनों के शासनकाल के समय साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ, जिस कारण
इन तीनों शासकों को महान माना। ऐसे तो बहुत सारे शासक है, लेकिन इन तीनों में समानता, इन तीनों में समानता। जैसे आपसे पूछा जाता है, यानी क्रिएटिव, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें अकबकाइएगा नहीं ना। हाँ, तो अकबका नहीं ना रहे। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक आप देखते होंगे, भगवान बुद्ध और मीराबाई में समानता क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है किसी परीक्षा का। अब किस परीक्षा में पूछा गया है वो ध्यान में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीराबाई जो कि 16वीं सदी ईस्वी की है, गौतम बुद्ध जो कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का है, दोनों के बीच लगभग 2000 वर्षों का अंतर है, लेकिन पूछा जाता है दोनों में समानता क्या है। दोनों में समानता, दोनों में ऐसे तो बहुत सारी समानता है, लेकिन उन समानताओं में एक समानता यह है कि दोनों मानते थे, मानती थी और मानते थे कि संसार दुखमय है, संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। समझ गए? तो इनके महान होने का कारण, इन्हें महान बताए जाने का कारण क्या है? तो इन्हें महान बताए जाने का कारण यह है कि इनके समय जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। कला के अंतर्गत मुख्य तौर पर कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। कला के अंतर्गत इनके समय कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। इनके समय कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कांची में जो है कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कांची में कैलाशनाथ मंदिर। और ये जो कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय, इस मंदिर में ही पहली बार दरबीर शैली जो है ना, मंदिर निर्माण की एक शैली है। नागर शैली के बाद बेसर शैली, और बेसर शैली के बाद दरबीर शैली, बेसर शैली के बाद दरबीर शैली। देखिए, भारत है ना, हो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत। उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण जिस शैली के तहत होता था, नागर शैली। क्या? नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण जिस शैली के, दरबीर शैली। और मध्य भारत में बेसर शैली, या फिर नागर और दरबीर का मिश्रण ही बेसर शैली का कहलाता था। नागर या दरबीर का मिश्रण ही क्या कहलाता था? बेसर। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और किसी अच्छे परीक्षा में पूछा गया है, नागर, दरबीर, बेसर क्या है? तो इसका उत्तर होगा मंदिर निर्माण की एक शैली है। मंदिर निर्माण की एक शैली है। तो इसको आप याद रखिएगा और आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि पहली बार दरबीर शैली के प्रयोग से जिस मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे तो दरबीर शैली के प्रयोग से अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन प्रथम, पहली बार, समझिए, पहली बार दरबीर शैली के प्रयोग से जिस मंदिर का निर्माण हुआ वह कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में ही एक स्थान पड़ता है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में ही एक स्थान क्या पड़ता है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन मंदिर का? सौर मंदिर। सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। और शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 728 ईस्वी में हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आगे जब दक्षिण भारत का इतिहास खत्म होगा तब जो है हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ना होगा, अरबी मुसलमानों का आक्रमण। और अरबी मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू 711 ईस्वी में किया था। 711 ईस्वी में किया था। लेकिन 711 ईस्वी में
अरबी मुसलमानों को भारत में सफलता नहीं मिली थी। 711 ईस्वी में जो है अरबी मुसलमानों को भारत में सफलता नहीं मिली थी। अरबी मुसलमानों को भारत में सफलता 712 ईस्वी में मिली थी। और जिस अरबी मुसलमान को सबसे पहले भारत में सफलता मिली थी उस अरबी मुसलमान का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध को 712 में जीता था। और जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को 712 ईस्वी में जीता था तो उस समय पल्लव वंश के शासक हुआ करते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्योंकि 700 से 728 ईस्वी, इसी बीच में 712 आ जाता है। इसी बीच में क्या आ जाता है? 712। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत पर 712 ईस्वी में अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तो उस समय पल्लव वंश के शासक कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद और भी कई सारे शासक बने, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व तो है नहीं। वही पल्लव वंश के अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक जो है आपको, अंतिम महान शासक जो है अपराजित वर्मन बना। अपराजित वर्मन, यहां पर सुनिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे आप लोग। अंतिम महान शासक अपराजित वर्मन बना और इस अपराजित वर्मन को चालुक्य शासक, सॉरी, इस अपराजित वर्मन को चोल शासक, चालुक्य नहीं चोल, इस अपराजित वर्मन को चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित किया। अपराजित वर्मन को चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित किया। आदित्य प्रथम ने, अंतिम महान शासक, पल्लव वंश के अंतिम महान शासक अपराजित वर्मन को चोल शासक, याद कीजिए 9वीं से 12वीं सदी का जो चोल वंश है जिसमें प्रथम शासक विजयालय, द्वितीय शासक आदित्य प्रथम और तृतीय शासक परांतक। आदित्य प्रथम कुछ याद है? हाय, वही आदित्य, पिछले क्लास में जो आदित्य प्रथम बताई तो उसी की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। तो आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को पराजित किया और पूरे, लगभग पूरे पल्लव शासित क्षेत्र को जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया और उसे आदित्य प्रथम ने नाम दिया टोंड मंडलम। क्या नाम दिया? टोंड मंडलम। टोंड मंडलम नाम दिया। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। अगर पिछला क्लास आप किए होंगे आप चीजों को समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, और जो नहीं किए होंगे उनको हमको नहीं पता है आप क्या समझ पा रहे हैं, हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जो पिछला क्लास किए होंगे वो समझ पा रहे होंगे, इस बात को समझ गए। इसके बाद भी पल्लवों का शासन छिटपुट तरीका से रहा और पल्लव वंश के जो अंतिम रूप से अंतिम शासक है, पल्लव वंश के अंतिम शासक है आपको कंप वर्मा। अंतिम शासक कौन है? कंप वर्मा। कंप वर्मा पल्लव वंश के जो है आपको अंतिम शासक हुए। समझ गए? पल्लव खत्म हुआ, इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भाई जी लोग हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको पढ़िए। 1 मिनट लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। 1 पेज तो है, जल्दी से लिखिए, सॉरी पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। है लड्डू मंगवा रहे हैं ना, सही ना? हाँ,
पढ़ लिए भाई जी लोग? पढ़ लिए हो? आइएगा, आइए एक बार बोर्ड पे आइए तो। पल्लव वंश का शासन कब से कब तक? पल्लव का संस्कृत में अर्थ, तमिल में अर्थ, पल्लव का संस्कृत में अर्थ, तमिल में अर्थ। पल्लव वंश की स्थापना किसने की है? पल्लव वंश की स्थापना किसने की है? इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? किसे बनाई? पल्लवों की राजधानी। पल्लवों की राजधानी कौन धर्म को मानता था? वैष्णव। कौन धर्म को? कौन धर्म को मानता था? भारवी किसके दरबार में रहता? भारवी किसके दरबार में? किराता जुडनियम के रचयिता। किराता जुडनियम के रचयिता। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी कौन बना? सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी। मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? शुरुआती दौर में किस धर्म को मानता था? किस धर्म को? बाद में जाकर किस धर्म को अपना? किस धर्म को? किसके प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? पुल्लूर का युद्ध किस दो राजवंश के बीच हुआ? चालुक और पुल्लूर का युद्ध किस दो राजवंश के बीच? इसमें किसकी जीत हुई? किसकी हार हुई? महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम। श्रीलंका के राजा मान वर्मा को नौसेना किसने भेजा? किसने भेजा था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? वेनसोंग किसके समय कांची की यात्रा पर आया था? किसके समय? एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण। एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या 8। कितना? सबसे बड़ा धर्मराज रथ मंदिर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे छोटा, सबसे छोटा। चलिए, पल्लव वंश के सबसे महान शासक, पल्लव वंश के सबसे महान शासक। दांडी किसके दरबार में रहता? दांडी किसके दरबार में रहता था? दस कुमार चरितम के रचयिता। 10 कुमार चरितम के रचयिता। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, सबसे पहले दरबीर शैली का प्रयोग किस मंदिर में हुआ? किसमें? दरबीर, नागर, बेसर क्या है? मंदिर निर्माण की शैली। मंदिर निर्माण की दरबीर, नागर, बेसर क्या? चलिए, इसके बाद पल्लव वंश के अंतिम महान शासक कौन? इन्हें किस चोल शासक ने पराजित किया? और पल्लव शासित क्षेत्र को जीत करके आदित्य प्रथम ने उसका क्या नाम रखा? चोल। पल्लव वंश के अंतिम शासक। अंतिम शासक। नीचे से नोट में एक आध गो पॉइंट न है, नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से, कॉपी में ही या नोट में जहां भी करना है लिखिएगा। सबसे पहले तो नोट में जो है महेंद्र वर्मन प्रथम में होगा अरपार। अरपार की जगह अपार कर लीजिएगा। अपार नामक सेब संत के प्रभाव में आकर। अपार है या अरपार है? अपार है, अरपार है, उसको अपार कर लीजिएगा। अपार कर लिए। दूसरी बात लिखिए, एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या, एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या एकाश्म रथ मंदिरों की संख्या। एकदम पीछे में बतिया रही है, मुंह तो हम तोड़ देंगे। बतियाइए नहीं, पढ़ने आए बकलोल भी सब पढ़िए, इधर उधर मत कीजिए ज्यादा। एकाश्म रथ मंदिर की संख्या 8 है, जिसमें 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 सबसे बड़ा रथ मंदिर, जिसमें सबसे बड़ा रथ मंदिर
धर्मराज रथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, और सबसे छोटा, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर, द्रौपदी रथ मंदिर। है नीचे से लिखिएगा एक पॉइंट और देखिए, जो अपराजित बर्मन है, अपराजित बर्मन में जो है लिखा हुआ है अंतिम शासक, अंतिम शासक के स्थान पर अंतिम महान शासक जोड़ लीजिएगा। नोट में अंतिम शासक लिखा है, वहां पर अंतिम महान शासक जोड़ लीजिएगा, महान शब्द को जोड़ दीजिएगा, महान शब्द को जोड़ दीजिएगा। लास्ट पॉइंट होगा मेरे ख्याल से, महान शब्द को जोड़ देगा। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, पल्लव वंश के अंतिम शासक कंप बर्मा हुए। एक पॉइंट लिखिएगा, पल्लव वंश के अंतिम शासक कंप बर्मा हुए, पल्लव वंश के अंतिम शासक कंप बर्मा हुए, कंप बर्मा हुए, कंप बर्मा हुए, कंप बर्मा हुए। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, दरबीर नागर और बेसर, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, दरबीर नागर और बेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है, मंदिर निर्माण की एक शैली है। चलिए नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम दरबीर शैली में निर्मित मंदिर, सर्वप्रथम दरबीर शैली में निर्मित सर्वप्रथम दरबीर शैली में निर्मित प्रथम मंदिर, सर्वप्रथम दरबीर शैली में निर्मित प्रथम मंदिर, सर्वप्रथम दरबीर शैली में निर्मित प्रथम मंदिर, प्रथम मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। सिर्फ इनको साथ में रखते हैं, इनको सिखाते उखाते ना है कुछ, इनको भी सिखाइए, अलग से कॉपी बनाएगी। हाँ तो उसको काहे बर्बाद कर रहे हैं, नोट को बर्बाद कर रहे हैं फालतू का, समझ गए। जो नोट पे लिख रहे हैं खुद दोबारा नोट को नहीं पढ़ेंगे, हमको पूरा विश्वास। चलिए अब देखिए, इसके बाद राष्ट्रकूट वंश है ना, हो राष्ट्रकूट वंश, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं पाएंगे राष्ट्रकूट, समझ गए। तो राष्ट्रकूट के बाद जो है आपको चालुक्य होगा, और नोट में सबसे अंतिम में देखिए शंकराचार्य, नोट में सबसे अंतिम में देखिए क्या है, शंकराचार्य है, देखिए शंकराचार्य है सबसे अंतिम में, शंकराचार्य ना है, शंकराचार्य होगा महाराज, होगा, है ना, शंकराचार्य या शंकर है ना। पेज नंबर 101, पेज नंबर 100, यादव वंश के जस्ट नीचे शंकराचार्य या शंकर है ना जी। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम शंकराचार्य के विषय में बता देते हैं। शंकराचार्य से संबंधित 3-4 फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो शंकराचार्य बता देते हैं। अब कहिएगा यहां पर हम शंकराचार्य क्यों सीधे यहां से सीधे अंतिम काहे चले गए। इसलिए चले गए हैं क्योंकि जो शंकराचार्य है ना वो केरल का रहने वाला था, और केरल तमिलकम प्रदेश में आता है, और अभी हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत तमिलकम प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर शंकराचार्य को हम लोग पढ़ लेते हैं, और शंकराचार्य मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और अभी टाइम भी मेरे पास उतना ही है, समझ गए। तो इसलिए शंकराचार्य, एगो तो टाइम हो गया, और दूसरा तमिलकम प्रदेश के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी शंकराचार्य पढ़ लेते हैं। कहानी है, सुनिए ध्यान से। शंकराचार्य या शंकर
देखिए, आप कोई भी धर्म हो, जैसे आप ही हैं, इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लिया जाए आप ही हैं, आप अगर मान लिया जाए कि 1 सप्ताह तक नहीं नहाइएगा, गंदा हो जाइएगा ना, पूरा गंदा हो जाइएगा। उसी प्रकार से कोई धर्म है जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई, और उस धर्म में कोई धर्म सुधारक नहीं आए, तो जैसे आप गंदा हो जाते हैं वैसे ही धर्म में भी बुरी बुरी कुरीतियां, कुप्रथाएं प्रचलित हो जाती है। जब कहा जाता है कि जब जब कोई धर्म संकट की स्थिति में पड़ा है तो उसको उबारने के लिए कोई ना कोई आया निश्चित तौर पर है। जब जब धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है तो भगवान इस पृथ्वी पर स्वयं अवतरित हो जाते हैं, स्वयं अवतरित हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो आपको हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैल गई थी, उस कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलकम प्रदेश से हुई मानी जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलकम प्रदेश से हुई मानी जाती है, और धीरे धीरे भक्ति आंदोलन कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में आ पहुंचा। भक्ति आंदोलन के ही एक प्रमुख संतों में नाम शंकराचार्य का आता है, शंकराचार्य का नाम आता है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को इतिहास में नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। उस आंदोलन को इतिहास में नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसे हम लोग नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहते हैं। नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका, अब थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ को जान लीजिए। इनके जन्म को लेकर थोड़ा विवाद है, लेकिन फिर भी जो एक डाटा है वह यह है कि इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। इनकी मातृभाषा मलयालम, केरल की भाषा मलयालम है, इनकी मातृभाषा मलयालम थी, लेकिन ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी मातृभाषा मलयालम थी, लेकिन ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनके पिता शिव गुरु, माता, सॉरी एक मिनट, क्या शिकारु है? शिव गुरु, गलती होगा। इनके पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा थी। इनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनकी माता ने की थी। शंकराचार्य का पालन पोषण इनकी माता आर्यम्बा ने की थी। और इनके गुरु जो है आपको गोविंद योगी थे। इनके गुरु गोविंद योगी थे। गोविंद योगी इनके गुरु थे, और गोविंद योगी ने ही इन्हें परमहंस की उपाधि प्रदान की थी, परमहंस की उपाधि प्रदान की थी। और कहा जाता है कि शंकराचार्य में देवीय शक्ति विद्यमान था।
अब इसमें कितना सच्चाई है शंकराचार्य जाने, लेकिन कहा जाता है ऐसा। इन्होंने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में, 8, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। 8 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के बाद यत्र तत्र भटकते हुए ये काशी पहुंच गए। काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश, काशी पहुंच गए, काशी। और काशी में शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की। काशी में शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की और कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और तपस्या करते हुए ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और इसके बाद वे यानी शंकराचार्य जो भी कुरीतियां थी, जो भी बुराइयां थी, उसको दूर करने को लेकर निकल पड़े। इसी क्रम में शंकराचार्य प्रयाग पहुंचे। प्रयाग भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में शंकराचार्य की मुलाकात कुमारिल भट्ट से हुआ। कुमारिल भट्ट जो बोल रहे हैं, सुनिए, नोट में गलती होगा सही करवा देंगे, शांत रहिए। कुमारिल भट्ट से हुआ। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कुमारिल भट्ट के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, वार्तालाप हुआ, क्विज हुआ, एक प्रकार से कहिए तो QUIZ हुआ। हां, उसमें शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट को पराजित कर दिया। कुमारिल भट्ट का एक शिष्य था, उसका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और मंडन मिश्र बिहार के सहरसा जिला के महिषी के रहने वाले थे। तो जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य मंडन मिश्र को खोजते हुए महिषी पहुंचे और जिस समय मंडन मिश्र महिषी में रहा करते थे, उस समय कहा जाता है कि महिषी का तोता भी संस्कृते बोलता था। समझ गए, सब कोई संस्कृते बोलता था। शंकराचार्य मंडन मिश्र के यहां पहुंचे। शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ और उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य की जीत हुई। फिर मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को यह कहा कि आप हमारी पत्नी उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। और फिर शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के साथ हुआ और संभवतः उभय भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दी। शास्त्रार्थ में पराजित कर दी। लेकिन इसके बावजूद मंडन मिश्र और उसकी पत्नी उभय भारती शंकराचार्य की शिष्यता ग्रहण की और मंडन मिश्र और उभय भारती शंकराचार्य की शिष्यता ग्रहण करते हुए शंकराचार्य के साथ पूरे भारत के भ्रमण पर निकल गए। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग स्थानों पर जाकर उपदेश दिया करते थे, उसी प्रकार से शंकराचार्य भी ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग स्थान पर जाकर उपदेश दिया करते थे। अलग अलग स्थान पर जाकर उपदेश दिया करते थे शंकराचार्य भी। शंकराचार्य का जो दर्शन है ना, उस दर्शन को हम लोग अद्वैत दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य का जो दर्शन है, शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को हम लोग अद्वैत दर्शन कहते हैं। और अद्वैत दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य ने ऐसी ऐसी बातें कही है जो आज भी प्रासंगिक है। शंकराचार्य जो कह करके चले गए हैं वो आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी वो सब बात लागू होता है। और शंकराचार्य महात्मा बुद्ध की भांति वेशभूषा धारण किए थे,
गेरुआ रंग का वस्त्र पहन लिए थे, बाल कटा करके रखते थे, कमंडल लेकर के चलते थे, भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, जिस वजह से उन्हें प्रछन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा गया है। जिस वजह से शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा गया है। और शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में अपना मठ स्थापित करवाया था। जैसे उत्तराखंड के भीतर जो है आपको बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के भीतर बद्रीनाथ में ज्योतिषपीठ का निर्माण करवाया, ज्योतिषपीठ का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक के मैसूर के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण करवाया, भारती पीठ का निर्माण करवाया। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण करवाया, शारदा पीठ। और ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण करवाया, गोवर्धन पीठ का निर्माण करवाया। और इस प्रकार से भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने पीठ की स्थापना करवाई। और उस पर पीठाधीश, उस पर जो है योग्य व्यक्ति को बैठाया, जिन्हें शंकराचार्य ही कहा जाता है। आज भी यहां पर पीठाधीश आपको मिल जाएंगे, समझिए, आज भी मिल जाएंगे यहां पर। और इस प्रकार से जो है शंकराचार्य हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने हेतु अपना प्रयास किए। और कालांतर में जाकर 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में जो है शंकराचार्य का निधन हो गया। ठीक है, तो यही शंकराचार्य है, इतना बात याद रखिएगा। आइए 1 मिनट में पढ़ लीजिए और 1 मिनट में याद कर लीजिए। जल्दी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से इंटर करवाइए। किधर से इंटर करवाना? इधर से निकलेगा, किधर से? वहां से। वहां पर लड़का सबका है जमा है। जिनको आना है क्लासरूम में उधर से आ जाइए, इधर से निकलेगा बच्चा। ठीक है, स्टाफ नहीं रहता है जी, स्टाफ को रखिए ना। बहुत तरीका सब क्या करता है जी, है वहां पे है। एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से। दूसरी होने का फायदा क्या हुआ तब बताइए? इधर लाइन लग गया। पढ़ लिए? आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं हम लोग। हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए शंकराचार्य ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को क्या कहते हैं? इधर लड़की लोग नहीं बोल रही, मुंह तोड़ देंगे हम। बोलिए, ठीक है, तब याद नहीं होता है आप लोग को। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसे क्या कहते? नवब्राह्मणवाद। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? 788। कहां हुआ? केरल के। पिता कौन थे? माता गुरु। उनके गुरु गोविंद योगी ने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी। तो शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने दिया? किसने? शंकराचार्य ने कहां भगवान शिव की आराधना किया? काशी। कहां? भगवान शिव साक्षात दर्शन दिए
प्रयाग में कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ किए, जीत गए। बिहार के सहरसा के महिषी प्रखंड गए, वहां पर किसके साथ शास्त्रार्थ? मंडन मिश्र। और उसके बाद मंडन मिश्र और उसकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, अपना दर्शन दिए। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है शंकराचार्य, कपट बुद्ध या प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। निधन कब हुआ है? 820। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में पीठ का निर्माण किया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कौन पीठ? उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, कर्नाटक के मैसूर के श्रृंगेरी में, कर्नाटक के मैसूर के श्रृंगेरी में, ओडिशा के पुरी में, ओडिशा के पुरी में, गुजरात के द्वारिका में, गुजरात के द्वारिका में। क्लियर। अब सुनिए भाई जी लोग, कल जो है, कल बिट्टू सर का क्लास है ना, और जानते हैं बिट्टू सर, हम तो बीमार थे ही, बिट्टू सर को बुखार लग गया है। सुबह में क्लास लिए और आज 3 से 5 वाला भी उनका क्लास नहीं हुआ है, समझे। देखिए हम लोग बड़ी दिक्कत हो जाता है, समझे, क्या बताएं। तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग को अपने बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बिट्टू सर ऐसे भी बीमार हैं, ऐसे भी कल रामनवमी के कारण किसी भी बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। रामनवमी के कारण हर बैच में छुट्टी है कल, समझ गए। सिर्फ एक टेस्ट के बैच को छोड़ करके, सिर्फ एक टेस्ट के बैच को छोड़ करके, 8 से 10 टेस्ट के बैच को छोड़ करके सब बैच में छुट्टी है। और दूसरी बात है, सुनिए, है बट तब देखिए यही लोग अकबकाएगा, कल क्लास नहीं है फिर भी क्लास है। कल संस्थान के YouTube चैनल पर एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो आप लोग को पढ़ लेना है। वह टॉपिक होगा स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत, ये टॉपिक होगा। है टाइम हमको भी नहीं पता है, टाइम टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लगभग 5 बजे के आसपास, मान के शाम में 5 बजे, शाम में 5 बजे, ठीक है, शाम में 5 बजे के आसपास टाइम होगा। 2-3 घंटा का क्लास होगा, उसको कर लेना है। क्योंकि आपके बैच में भी जब पढ़ाएंगे, इतिहास तो पढ़ा ही रहे हैं, सॉरी, इतिहास तो पढ़ा ही रहे हैं, तो आजादी तक जाकर के छोड़ देंगे, क्योंकि आजादी के बाद के भारत का क्लास कल होगा, ठीक है। और वो क्लास सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। वो क्लास सिर्फ ऑनलाइन है संस्थान के YouTube चैनल पर, सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं। सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन। शाम में 5 बजे से, कितना बजे से? बात समझ में आया? तो क्लास ना होते हुए भी आपका क्लास, अगले क्लास में पूछेंगे, क्या करेंगे? तो कल क्लास नहीं आइएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, YouTube पे फ्री रहेगा। है, रुकिए ना, है होमवर्क पूछेंगे ना महाराज, दीजिए। है 2021 का। चलिए, इसमें क्या दिए थे? पेज नंबर 28-29, पूरा पंचवर्षीय योजना दिए थे, पूरा पंचवर्षीय योजना। चलिए, हाँ वही जो भी दिए थे। हे उधर खड़ा होइए, चश्मा वाली खड़ा हो जाइए, आगे वाली बैठिए, पीछे वाली। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा कौन पंचवर्षीय योजना? 5वीं, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए इधर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर आधारित? DR गॉडगिल, DR गॉडगिल। उधर खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए उधर, हाँ बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस। रेड टोपी, खड़ा हो जाइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1552, 1952, 1852, 1952। बैठ जाइए, इधर खड़ा हो जाइए तो, हाँ
श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान? चौथा ना, चौथा ना, 1970 ना। बैठ जाइए, ब्लैक टोपी खड़ा हो जाइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 ना। खड़ा हो जाइए। मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का सार माना जाता है? 8वीं। ये चौथी बोला है, खड़ा रहिए। खड़ा हो जाइए इधर। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब से हुई है? चलिए खड़ा हो जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर आधारित है? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रही है। खड़ा हो जाइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? चलिए इधर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में लोह इस्पात संयंत्र 1 2 3 4 2 3 2 बैठ जाइए। चलिए इसके बाद और क्या था होमवर्क जी? ज्योग्राफी ना। बैठ जाइए हीरो सब। चलिए इसमें अगला होमवर्क सुन लीजिए, इसमें होमवर्क सुनिए अगला। पेज नंबर 31 में देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ लीजिएगा। और टोटल जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना में 86 गो है। 86 गो में 43 गो याद करके आइएगा। मतलब 1 नंबर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से लेकर के 43 नंबर में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, इसको याद करके आइएगा, ठीक है। आगे ज्योग्राफी में क्या था होमवर्क? जनजाति ना। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। चैप्टर नंबर 5 भाषा, छोटा है, 2 पेज है। आगे इसमें सुनिए, अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी 5 नंबर भाषा और 6 नंबर में 1 और 2 गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये आपका होमवर्क है। चलिए अब जवाब दीजिए। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मना? थारू। थारू जनजाति किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ना। संथाल किस भारत के किस भाग का निवासी है? पूर्वी भारत। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। क्या है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप। ऋतु प्रवास कहां पाया जाता है? किस जनजाति में? हाँ? भूटिया में। ऋतु प्रवास किस में? भूटिया में ना। टोडा जनजाति कहां पाई जाती? हाँ? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी। घुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उड़ाव। किसकी? उड़ाव। भील जनजाति कहां पाई जाती? महाराष्ट्र। सरहुल कौन जनजाति का त्योहार है? मुंडा। किसका है? मुंडा ना। सहरिया जनजाति कौन राज्य में? राजस्थान में ना।
झूमिंग कौन जनजाति करता है? खासी ना। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? खेरवार। कौन है? खेरवार है, समझ गए। रेंगमा जनजाति कहां पाई जाती है? नागालैंड में। नागालैंड में। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते? भुंजिया। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। ओझा। लीजिए, तो कल आपका क्लास बंद है, फिर परसों से क्लास होगा। कल क्लास बंद है। शुक्रवार को बिट्टू सर का ही क्लास है। शुक्रवार को बिट्टू सर का क्लास है। शुक्रवार को बिट्टू सर का क्लास है। खुश रहिए, खुश रहिए। हैं? खुश रहिए, भीड़ है बहुत उसमें। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। इधर से निकल जाइए सब लोग। धन्यवाद सभी लोगों का। खुश रहिए, खुश रहिए।